गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गंगापुर सिटी की नियमित रूप से जारी ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय न केवल अपने प्रशिक्षणार्थियों को ऑफलाइन अपितु नियमित रूप से ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से भी शिक्षण कराता है। उसी संदर्भ में हम आज की इस ई क्लास को, इसी वीडियो को जारी कर रहे हैं। मैं विजयराज त्रिवेदी, सहायक आचार्य, भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, बीए बीएड बीएससी बीएड द्वितीय वर्ष की प्रश्न पत्र लर्निंग एंड टीचिंग शिक्षण अधिगम एवं शिक्षण के टॉपिक सूक्ष्म शिक्षण के परिचय के संदर्भ में आज ये ई क्लासेज ले रहा हूँ। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आज का ई क्लास, ये वीडियो, ये क्लास आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगी। आज का जो टॉपिक है सूक्ष्म शिक्षण या माइक्रो टीचिंग, यह है एक प्रशिक्षण लेने वाले छात्र के लिए अनिवार्य रूप से अपने व्यवहार में अपनाए जाने वाले विभिन्न कौशलों के संदर्भ में बात करता है। यह माइक्रो टीचिंग की कृत्रिम कक्षाएं छात्राध्यापक में विभिन्न कौशलों को प्रोत्साहित करके, प्रशिक्षण दे करके उसे एक पूर्ण शिक्षक बनाने में अपना योगदान देती है। तो चलिए आज का हम भी अपना ई लेक्चर, ई वीडियो शुरू करते हैं। सूक्ष्म शिक्षण है क्या? सबसे पहले तो हम इसकी परिभाषाओं के संदर्भ में बात करेंगे। एलन के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण से तात्पर्य शिक्षा के सरलीकृत उस लघु रूप से है जिसे थोड़े विद्यार्थियों वाली कक्षा में अल्प समय में प्रस्तुत किया जाता है। अब यह नाम में ही सूक्ष्म लिखा हुआ है, तो सूक्ष्म होने का मतलब लघु है, छोटा है। तो ये केवल नाम से ही लघु नहीं है, इसमें कक्षा भी लघु है, अर्थात 5 से 10 विद्यार्थी ही एक बार में क्लास में प्रस्तुत होते हैं। समय भी लघु है, अर्थात इसमें समय 5 से 10 मिनट का ही है एक बार का। और कंटेंट अर्थात विषय वस्तु, वह भी बड़ी सूक्ष्म होती है। तो इस प्रकार से इसका सूक्ष्म होने का तात्पर्य हम तीनों बिंदुओं से ले सकते हैं। समय के दृष्टिकोण से, कक्षा के छात्रों की संख्या के दृष्टिकोण से, और कंटेंट अर्थात विषय वस्तु के दृष्टिकोण से। बीके पासी के अनुसार अगर हम सूक्ष्म शिक्षण को देखें तो वह ये मानते हैं कि यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें सीखने वाले छात्र अध्यापकों से यह अपेक्षा की जाती है कि उनके द्वारा किसी भी संप्रत्य को थोड़े से विद्यार्थियों को, अर्थात अपने ही साथी होंगे विद्यार्थी के रूप में, लेकिन थोड़े से ही होंगे, और अल्प समय में यानी बहुत कम समय में विभिन्न शिक्षण कौशलों का प्रयोग करके उनको पढ़ाया जाएगा और अपने अनुभव, अपने व्यवहार को प्रस्तुत किया जाएगा। अर्थात ये कृत्रिम कक्ष होगी। इसमें एक छात्राध्यापक एक बार में अपने जो साथी है 5, 7, 10 उन प्रशिक्षणार्थियों को अल्प समय के लिए विभिन्न शिक्षण कौशलों का प्रयोग करके पढ़ाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम हमारे अगली स्लाइड पर। सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं क्या हैं या सूक्ष्म शिक्षण में किन चीजों का ध्यान रखना आवश्यक है, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। सूक्ष्म शिक्षण एक बार में एक ही कौशल लेते हैं। सूक्ष्म शिक्षण में कौशल तो अनेक होते हैं, लेकिन यहाँ प्रशिक्षण देने के दृष्टिकोण से
एक बार में केवल एक ही कौशल का प्रशिक्षण लिया जाता है। पाठ वस्तु को एक इकाई तक ही सीमित रखा जाता है, अर्थात जो कंटेंट है वह भी एक बहुत सीमित मात्रा में सूक्ष्म रखा जाता है। कक्षा में छात्रों की संख्या 5 से 10 तक होती है, अर्थात 10 से ज़्यादा बालक या प्रशिक्षणार्थी उस कृत्रिम कक्षा कक्ष में नहीं होने चाहिए। अगर इससे ज़्यादा अगर हम प्रशिक्षणार्थियों की संख्या रखते हैं तो फिर शिक्षक के अंतर्गत जो व्यवहार का निर्माण किया जाना चाहिए वह निर्माण नहीं हो पाएगा। पाठ अवधि 5 से 10 मिनट तक होती है, अर्थात समय भी यहाँ सूक्ष्म रखा जाता है। जो एक प्रशिक्षणार्थी के द्वारा इस कक्षा में सूक्ष्म शिक्षा यानी कृत्रिम कक्षा कक्ष में जो कंटेंट प्रस्तुत किया जाता है उसकी जो समय अवधि है वो 5 से 10 मिनट तक होती है, अर्थात इस 10 मिनट के अंदर सारे कार्य समाप्त कर लिए जाने चाहिए। और अंतिम है निरीक्षण एवं पृष्ठ पोषण दिया जाता है, ये आवश्यक है। तो निरीक्षण जो है प्रशिक्षणकर्ता के जो प्रशिक्षक होते हैं उनके द्वारा उसे निरीक्षण किया जाता है और पृष्ठ पोषण दिया जाता है। साथ ही साथ कक्षा में जो साथी गण हैं उसके जो उसकी कक्षा में अन्य प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण ले रहे हैं वे सब भी उसको पृष्ठ पोषण देते हैं, अर्थात उसके द्वारा जो व्यवहार किया गया कौशल के साथ में उस कौशल में और क्या उन्नत हो सकता था और क्या नया नवीन हो सकता था उस संदर्भ में भी पृष्ठ पोषण दिया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। सूक्ष्म जो शिक्षण होता है वह वास्तव में एक पदीय शिक्षण होता है। इसमें जो है कई बातों का ध्यान रखना बड़ा ही आवश्यक है। जैसे नंबर 1 पे वास्तविक शिक्षण, अर्थात ये होता है कि कक्षा कक्ष तो कृत्रिम होता है लेकिन जो शिक्षण होता है वह वास्तविक होता है। सारी चीजें कृत्रिम होंगी, कक्षा कक्ष कृत्रिम होगा, कक्षा कंटेंट भी कृत्रिम बनाया जाएगा, अनुशासन भी कृत्रिम होगा। जहाँ एक बालक शिक्षक का रोल अदा कर रहा है बाकी अन्य बालक या अन्य प्रशिक्षणार्थी कक्षा का छात्रों का भूमिका निर्वाह कर रहे हैं, लेकिन उसके दौरान जो शिक्षण कराया जाएगा वह वास्तविक होना चाहिए। सामान्य कक्षा शिक्षण की जटिलता को दूर करना, यानी कक्षा में क्या क्या जटिलताएं आ सकती है उन जटिलताओं को दूर करने के लिए भी इन कक्षाओं का निर्माण किया जाता है। विशिष्ट बातों के लिए प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित, यानी कक्षा में कौन कौन सी ऐसी विशिष्ट बातें हैं जैसे पुनर्बलन देना, कब प्रश्न पूछना है, प्रश्न पूछने का कौशल क्या है, पाठ का परिचय किस तरह दिया जाना चाहिए, ये जो विशिष्ट बातें हैं इन सब पर भी जो है ध्यान केंद्रित किया जाना इस कक्षा कक्ष की विशेषता होती है। अभ्यास नियंत्रण का विकास, अर्थात इन कक्षाओं के माध्यम से प्रशिक्षणार्थी धीरे धीरे अपने अभ्यास बढ़ाता है और वह कक्षा कक्ष पर नियंत्रण करना शुरू कर देता है, कौशलों पर उसका नियंत्रण हो जाता है। धीरे धीरे वह एक अच्छे शिक्षक बनने की ओर प्रक्रिया में आगे बढ़ जाता है, अर्थात अभ्यास नियंत्रण का विकास उसमें इन कक्षाओं के माध्यम से हो जाता है। 5वां अनुशीलन प्रारूप पर बल। अब अनुशीलन प्रारूप का मतलब यहाँ अनुकरण है, एक तरह से यहाँ सिमुलेशन कर रहा है, लेकिन सिमुलेशन किसका कर रहा है, अपने साथियों का कर रहा है, यानी वह पढ़ाते हुए भी साथियों को देख रहा है और जब अपना क्रम आ रहा है तब वह पढ़ा रहा है। तो यहाँ अनुकरण अनुशीलन करना बड़ा ही आवश्यक है, शिक्षक का तो करना ही चाहिए, साथ में अपने साथियों का भी अनुशीलन पर यहाँ ध्यान दिया जाता है। कृत्रिम कक्षा कक्ष में जब 10 प्रशिक्षणार्थी बैठे हुए हैं तो बारी बारी से जब वह पढ़ाते हैं तो वे अन्य प्रशिक्षणार्थियों को पढ़ाते हुए भी देखते हैं और स्वयं जब खुद का प्रयास का या अभ्यास का जब समय आता है उस स्थिति में वो उन सबका अनुकरण करते हैं कि उन्होंने कौन सी बातें अच्छी रखी अपने कक्षा कक्ष में और किन बातों से हमें बचना चाहिए। ये सब चीजें जो है अनुशीलन के अंतर्गत आती है। यहाँ पर प्रकृतिवाद का जो प्रमुख सिद्धांत है अनुभव के द्वारा सीखना वह दिखाई देता है, क्योंकि व्यक्ति न केवल अपने अनुभव से सीखता है बल्कि अन्य के अनुभव से भी सीखता है। तो इस कक्षा कक्ष में सबसे मूल बात ये होती है व्यक्ति अपने अनुभव से तो सीखता ही सीखता है, साथ साथ अपने साथियों के अनुभव से भी सीखता है। ठीक है,
तो ये जो माइक्रो टीचिंग है, ये एक पदीय शिक्षण है। इसमें विभिन्न पदों का निर्माण होता है और इन पदों पर ध्यान रखना बड़ा ही आवश्यक है। अब अगला आता है हमारे पास में सूक्ष्म शिक्षण और सामान्य शिक्षण में अंतर क्या है। अगर एक शिक्षक बनने की प्रक्रिया में जाने वाले छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका को सूक्ष्म शिक्षण की जगह अगर सामान्य शिक्षण से शिक्षक बनाने की प्रक्रिया दी जाए तो क्या होगा, इस पर अब हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम सूक्ष्म शिक्षण का सबसे पहली बात है वो ये देखते हैं कि यह प्रशिक्षणार्थी केंद्रित होती है, अर्थात इसमें जो है ये बैठने वाले जो विद्यार्थी हैं वो सब प्रशिक्षणार्थी होते हैं। वे सब ट्रेनिंग यानी अभ्यास करने वाले बालक होते हैं। प्रशिक्षणार्थी वे होते हैं जो सीखने की ओर प्रैक्टिकली सीखने की ओर आगे बढ़ते हैं। जब हम सामान्य शिक्षण की बात करते हैं तो सामान्य शिक्षण की जो कक्षा होती है वह बाल या कक्षा केंद्रित होती है, अर्थात उसमें प्रशिक्षणार्थी की जगह पर एक विद्यार्थी बैठता है। ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण में जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि इसमें एक बार में एक ही कौशल का विकास किया जाता है, जबकि सामान्य शिक्षण में जब एक अध्यापक पढ़ाता है तो वह विभिन्न कौशलों को एक साथ ध्यान रखता है, यानी वह अनेक क्रियाओं का एक साथ ध्यान रखता है। तो इससे क्या होता है कि वह सभी का समावेश नहीं कर पाता और एक प्रभावी शिक्षण नहीं कर पाता। सूक्ष्म शिक्षण का जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात आती है वह कौशल प्रदान होती है, अर्थात यहाँ पर प्रशिक्षणार्थी में विभिन्न कौशलों का निर्माण करना होता है। जबकि हम सामान्य शिक्षण की बात करें तो यहाँ विषय वस्तु प्रदान होती है। यहाँ प्रशिक्षणार्थी में कौशल जैसी कोई बात नहीं होती। यहाँ तो कंटेंट बालक के अंदर आना चाहिए, कंटेंट के विषय में, विषय वस्तु के विषय में बालक पूर्ण रूप से परिचित हो जाए, इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है। चौथा है कम छात्रों के कारण अनुशासन। मैंने पहले ही बताया सूक्ष्म शिक्षण में 5 से लेकर 10 छात्र ही होते हैं, प्रशिक्षणार्थी होते हैं, इसलिए यहाँ पर अनुशासन की व्यवस्था अच्छी होनी रहती है। जब अनुशासन होगा तो निश्चित रूप से बालक अच्छी तरह प्रशिक्षणार्थी अच्छी तरह प्रशिक्षित होंगे और वे सीखेंगे। जबकि हम सामान्य शिक्षण की बात करें तो यहाँ संख्या 30 से 40 कक्षा की होती है, जिसके कारण कक्षा में अनुशासनहीनता अधिक होती है। यहाँ पर सामान्य प्रशासन के तहत बालक कई तो अभिरुचि प्रदर्शित करते हैं और कई बालक अभिरुचि प्रदर्शित नहीं करने के कारण वो कक्षा का जो माहौल है वो अनुशासनहीन बनाने का प्रयास करते हैं। पांचवा है समय अवधि 5 से 10 मिनट होती है सूक्ष्म शिक्षण की, तो सामान्य शिक्षण की जो अवधि होती है वो 35 से 40 मिनट होती है। ठीक है। अगला जो विषय है वो है पुनर्बलन पर अधिक बल, यानी यहाँ पर हर क्रिया करने के बाद छात्र को पुनर्बलन दिया जाता है। यहाँ पुनर्बलन सबसे ज़्यादा प्रभावी काम करता है। यहाँ पुनर्बलन के माध्यम से ही कौशल विकसित होते हैं, क्योंकि प्रोत्साहन ही किसी व्यक्ति को सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है। जब हम सामान्य शिक्षण की बात करते हैं तो यहाँ पुनर्बलन जैसी कोई बात नहीं है। तो 8 पूर्ण होने के पश्चात ही एक पुनर्बलन दिया जा सकता है और वह भी सभी को सामूहिक रूप से। यहाँ प्रत्येक बालक को पुनर्बलन देना संभव नहीं है, क्योंकि क्लास का जो संख्या है वह बहुत अधिक होती है। अगला पॉइंट अब देखते हैं तो कक्षा का आकार बहुत कम होता है, छात्र संख्या 5 से 10 होती है। जब सामान्य शिक्षण की बात करें तो यहाँ कक्षा का आकार बहुत बड़ा होता है, विशाल होता है और छात्र संख्या बहुत अधिक होती है। यह छात्र संख्या 35 से 40 या 50 तक पहुँच जाती है। जब हम सूक्ष्म शिक्षण की बात करते हैं तो यहाँ विषय वस्तु भी कम होती है, एक छोटा सा विषय वस्तु का टुकड़ा होता है, उसको पढ़ाने पर ध्यान दिया जाता है। जबकि हम सामान्य शिक्षण की बात करें तो यहाँ विषय वस्तु निश्चित समय से अधिक होती है। यहाँ पर अधिक विषय वस्तु को अधिगम कराया जाना आवश्यक माना गया है, तभी जाकर के बालक अपना पाठ्यक्रम पूर्ण कर पाता है। तो आपने सूक्ष्म शिक्षण और सामान्य शिक्षण में अंतर देखा। इन 8 पॉइंटों के आधार पर आप सूक्ष्म शिक्षण और सामान्य शिक्षण को वर्गीकृत कर सकते हैं या इनमें तुलना कर सकते हैं, या इन्हें आप यूँ कह सकते हैं कि दोनों अलग अलग प्रोसेस हैं। ठीक है। तो परीक्षा में ये वाला प्रश्न आता है तो आप इन 8 पॉइंटों के आधार पर आप अपने इस प्रश्न को हल भी कर सकते हैं। ठीक है। अब हम सूक्ष्म शिक्षण की क्वालिटी, विशेषता या गुण के बारे में बात करेंगे। मेरिट्स क्या है इसकी,
माइक्रो टीचिंग की मेरिट से तो फर्स्ट मेरिट है इसकी शिक्षण व्यवहार पर प्रमुख ध्यान केंद्रित करता है, अर्थात एक शिक्षक के द्वारा जो व्यवहार किया जाता है उसे हम शिक्षण व्यवहार कहते हैं। और माइक्रो टीचिंग में सबसे ज़्यादा शिक्षक के द्वारा किए जाने वाले व्यवहार पर पूरी कक्षा के द्वारा और प्रशिक्षणकर्ता के जो प्रशिक्षण जो लेने वाला छात्र अध्यापक है उसके प्रशिक्षणकर्ता के द्वारा भी उस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और उसे नोटिस या उसे सूचित किया जाता है और उसे बताया जाता है कि आप यहाँ पर इन बिंदुओं में ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, इस व्यवहार में आप यहाँ पर और आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। दूसरा है उचित निर्देशन प्राप्त होने पर परिणाम अनुकूल होते हैं, अर्थात यहाँ पर शिक्षक और छात्रों के द्वारा उचित निर्देश प्रशिक्षणार्थी को प्रदान किए जाते हैं ताकि वह अपने अगली कक्षा में जाने पर, अगले कौशल के नंबर आने पर वह उसमें सुधार कर सके। तो इससे धीरे धीरे दिन प्रतिदिन उसके व्यवहार में उन्नति होती जाती है और परिणाम श्रेष्ठ होता जाता है। ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण की जो तीसरा गुण उसमें मानते हैं शिक्षक एवं छात्र में अधिक आत्मविश्वास होता है, अर्थात जो सीखने वाला शिक्षक है या छात्र है, प्रशिक्षणार्थी है, उसमें धीरे धीरे आत्मविश्वास की वृद्धि होती जाती है और वह कृत्रिम कक्षा कक्ष के माध्यम से वह धीरे धीरे अपने आत्मविश्वास को बढ़ाता है और शिक्षण को अपने अंदर एक कला और विज्ञान दोनों के रूप में अधिग्रहित करता है। सूक्ष्म शिक्षण की जो नेक्स्ट क्वालिटी है, जो अगली विशेषता है उसमें है इसमें विशिष्ट तत्वों जैसे कौशल अभ्यास, शिक्षण प्रणाली अभ्यास आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। यानी इसमें विभिन्न प्रकार के जो कौशल हैं, पुनर्वलन कौशल है या प्रस्तावना कौशल है या श्यामपट्ट कौशल है, किस तरह से प्रश्न पूछे जाने चाहिए, किस तरह से पुनर्वलन दिया जाना चाहिए, किस तरह श्यामपट्ट पे लिखा जाना चाहिए, किस तरह से पाठ का परिचय दिया जाए आदि का बार बार इसमें अनेक अभ्यास के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है और ये अभ्यास तब तक जारी रहते हैं तब तक कि बालक में पूर्ण रूप से ये अपने अंदर विकसित ना कर लें। ठीक है। और यह सेवाकालीन शिक्षकों के लिए शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि है, अर्थात ये जो शिक्षक हैं ये सेवा कर रहे हैं या सेवा लेने के लिए सीख रहे हैं तो उन सब के लिए एक बहुत बेस्ट मेथड है। अब सूक्ष्म शिक्षण में 4 सिद्धांत मूल काम करते हैं, उन सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला है अभ्यास का सिद्धांत। थार्नडाइक ने कहा है कि भाई अभ्यास करने से जो है किसी भी कार्य में निपुणता आती है। कबीरदास जी भी कह गए हैं करत करत अभ्यास की जड़मति हो सुजान। तो अगर आप बार बार अभ्यास करते हैं तो किसी भी कार्य का जब बार बार अभ्यास किया जाता है तो फिर उसमें निपुणता आ जाती है। तो सूक्ष्म शिक्षण पहली बात यही कहता है कि आप अपने अंदर शिक्षण कौशल का बार बार अभ्यास कीजिए। तो बार बार जब आप अभ्यास करेंगे तो फिर क्या होगा कि आपके अंदर निपुणता आ जाएगी और वह कौशल आप में आप निपुण हो जाएंगे, उस व्यवहार में आप निपुण हो जाएंगे। दूसरा है पुनर्वलन का सिद्धांत, अर्थात यहाँ पर सीखने वाले को पुनर्वलन दिया जाना चाहिए। अगर वह अच्छा कार्य कर रहा है तो उसे सकारात्मक पुनर्वलन दिया जाए, अगर वह नकारात्मक कार्य कर रहा है, वह अगर नकारात्मक व्यवहार कर रहा है तो उसे नकारात्मक पुनर्वलन दिया जाए। पुनर्वलन के माध्यम से उस प्रशिक्षणार्थी के व्यवहार में हम सुधार ला सकते हैं और उसके व्यवहार को एक शिक्षक व्यवहार बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। तीसरा है सूक्ष्म निरीक्षण का सिद्धांत। यह एक बड़ी विशिष्ट कला है, प्रशिक्षणकर्ता को सूक्ष्म निरीक्षण करना आना चाहिए। प्रशिक्षणकर्ता को सूक्ष्म निरीक्षण करना आना चाहिए। जब प्रशिक्षणकर्ता सूक्ष्म निरीक्षण करता है तो उसे वह उनकी बारीकी के माध्यम से उसमें क्या क्या और सुधार किया जा सकता है उन सबके बारे में बताया जा सकता है और उसके शिक्षक व्यवहार को श्रेष्ठ किया जा सकता है। सूक्ष्म निरीक्षण हर किसी के संभव की बात नहीं है, इसके लिए एक प्रशिक्षणकर्ता का निपुण होना अति आवश्यक है। उसे सभी प्रकार की आवृत्तियों और बारंबारताओं का ध्यान रखना आवश्यक होता है। और चौथा है निरंतरता का सिद्धांत, अर्थात लगातार कंटिन्यूटी से किया जाना चाहिए। ये नहीं कि आज हमने एक व्यवहार कर लिया फिर दूसरा व्यवहार 3 दिन बाद किया या उसमें ब्रेक ले लिया तो फिर हमारे अंदर धीरे धीरे क्या होता है कि जो हमने एक व्यवहार सीखा वह और भूल जाते हैं नए व्यवहार को, नवीन व्यवहार को अपनाने की स्थान पर। तो इस प्रकार से हम सूक्ष्म शिक्षण के इन 4 सिद्धांतों पर के माध्यम से एक अच्छे शिक्षक को तैयार कर सकते हैं। सूक्ष्म शिक्षण के लाभ क्या हैं?
तो सूक्ष्म शिक्षण से जो शिक्षण प्रक्रिया है वह सरल होती है, अर्थात आसानी से यहाँ पर अध्ययन कराया जा सकता है। सूक्ष्म शिक्षण कक्षा शिक्षण की जटिलताओं को दूर करता है, अर्थात कक्षा शिक्षण के दौरान आने वाली जटिलताएं होता है उनसे पूर्व परिचय करा देता है, तो धीरे धीरे वो जटिलताएं शिक्षक के द्वारा दूर कर ली जाती है। यह विधि छात्र अध्यापकों को कम समय में अधिक सिखाती है, अर्थात यह कम समय में अधिक से अधिक कौशल व्यवहार सिखा देती है। यहाँ पर पर्यवेक्षक जो होता है, जो प्रशिक्षणकर्ता को प्रशिक्षण देने वाला जो शिक्षक होता है, वह यहाँ पर बार बार उनको परामर्श देता है, जिससे वह अपने व्यवहार में और उत्तरोत्तर प्रगति कर सके। तो आज का वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत धन्यवाद। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आपको बहुत ही उपयोगी रहेगा, न केवल परीक्षा के दृष्टिकोण से अपितु शिक्षक बनने की प्रक्रिया की ओर से। इसी प्रकार के हमारे वीडियोज़ को देखने के लिए आप लोग जो है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, तो ताकि आप लोगों को सबसे पहले कॉलेज के द्वारा जारी होने वाला वीडियो प्राप्त हो जाए। तो धन्यवाद एक बार पुनः आपका।